तो इस हेडिंग के अंतर्गत लिखें स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। दैट मीन्स हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, जो मेल गैमेटोफाइट है इसके मैच्योरेशन में या इसके बनने के बाद में क्या क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनेशन से पहले और पॉलिनेशन के बाद, ठीक है, और पॉलिनेशन के बीच में या पॉलिनेशन होने के बाद क्या क्या यहाँ पर चेंजेस आएंगे वो हमको समझना है। तो लिखें, इसमें लिखें तभी समझ में आएगा। मेल गैमेटोफाइट के विकास में, डेवलपमेंट में, मेल गैमेटोफाइट के विकास में निम्नलिखित फॉलोइंग टाइप्स की निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। निम्नलिखित अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर एक प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले। नंबर एक प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले क्या चेंजेस होगा वो हम लोग देखेंगे। नंबर दो पोस्ट पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन होने के बाद क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे वो समझेंगे। पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद। तो यहां पर पहला पॉइंट हमको समझ में आ रहा है प्री पॉलिनेशन, ये हेडिंग में डाल दीजिए, यही हमको समझना है। यानी कि जब तक पॉलिनेशन नहीं हुआ है, पॉलिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन कहने का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जाना, ठीक है। दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज पॉलिनेशन, आप समझ सकते हो। लेकिन बात यहां पर आ रही है कि पॉलिनेशन जब तक नहीं हुआ है तब तक क्या होगा, या पॉलिनेशन से पहले पहले क्या चेंजेस आएंगे। तो पॉलिनेशन से पहले पहले बहुत सारा चेंजेस आएगा। आपको मालूम है कि एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो पॉलन शेक के अंदर बनते हैं, ठीक है। इस पॉलन शेक के अंदर क्या पाया जाता है, इस पॉलन शेक के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन कराती है तो क्या बना देती है, पॉलन ग्रेन्स बना देती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तो पॉलन ग्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कि जब यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे तो उसके बाद में इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड होगा पॉलिनेशन से पहले, ठीक है। जब पॉलिनेशन होने को होगा तो उससे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 या 3 न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 2 या 3 न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। ये जो चेंजेस आ रहा है यही कहलाता है प्री पॉलिनेशन। दैट मीन्स पॉलिनेशन से पहले वाला भाग। फिर पॉलिनेशन जब हो जाता है, यानी कि जब जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर या खुद के स्टिग्मा पर या खुद के ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब जाता है, यही तो प्रोसेस है ना पॉलिनेशन, जब जाता है तो उसके बाद क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। लाइक वहाँ पर पॉलन ट्यूब बनेगा, है ना, खाएगा पिएगा ऐश करेगा, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगा, वो पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ चला जाए, एंड की तरफ जाएगी। अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बाद प्रोसेस हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन का। तो अभी तो हमको ये सिर्फ चेंजेस समझना है। क्या समझना है, चेंजेस। तो पहली हेडिंग डाल दो प्री पॉलिनेशन। प्री पॉलिनेशन लिखें इसमें प्री पॉलिनेशन में लिखें पॉलिनेशन होने से पहले, पॉलिनेशन होने से पहले पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलिनेशन होने से पहले पॉलन ग्रेन दैट मीन्स पराग कण के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे
पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में, जैसे पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस में माइटोसिस दैट मीन्स समसूत्री विभाजन के बाद दो संरचनाएं बन जाती हैं, के बाद दो संरचनाएं बन जाती हैं, जिसमें दो संरचनाएं बन जाती हैं जिसमें एक लार्ज सेल, जिसमें एक लार्ज सेल तथा जिसमें एक लार्ज सेल तथा तथा एक स्मॉल सेल, एक स्मॉल सेल निर्मित होती है। स्मॉल सेल निर्मित दैट मीन्स छोटी कोशिका निर्मित होती है, जहां लार्ज सेल को ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल, जहां लार्ज सेल को ट्यूब सेल, TUBE ट्यूब सेल दैट मीन्स ये ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी, किसके? पॉलन ट्यूब का, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव, VEGETATIVE वेजिटेटिव ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। तथा स्मॉल सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं, जनरेटिव सेल कहते हैं। अरे यार याद करो ना, पॉलन ग्रेन इस तरीके से बन जाते थे, राइट। मान लो ये पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और आपको पता है पॉलन ग्रेन दो तरीके के हो सकते हैं भाई। इसके अगर एग्जाइन स्पाइनी लाइक हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। अगर एग्जाइन वाला पार्ट इसका कैसा होता है? स्मूथ, तो जाहिर सी बात है कैसा पॉलिनेशन होता? विंड के थ्रू, हवा के द्वारा ना। अब ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर बना है, ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? अपने अंदर पॉलिनेशन होने से पहले चेंजेस लाएगा। क्या चेंजेस लाएगा? कि इसका जो न्यूक्लियस है, पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या करेगा? अरे यार ये डिवाइड करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा? माइटोसिस करेगा। ये माइटोसिस डिवीजन करके दो सेल में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट स्टेज देखेंगे इसकी, तो इसमें कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। एक बड़ा वाला सेल दिखाई देगा और एक छोटा वाला सेल दिखाई देगा। बड़ा वाला सेल ऊपर की तरफ होता है, छोटा वाला सेल नीचे की तरफ होता है। इसका पोजीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इसमें बताया मैंने, दो न्यूक्लियस या दो सेल में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, जिसमें बड़ा वाला सेल नीचे की तरफ और छोटा वाला सेल ऊपर की तरफ रहता है। जो नीचे की तरफ सेल रहता है इसको हम लोग क्या नाम दिए हैं? अच्छा, इसके चारों तरफ स्पाइनी लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये स्पाइंस दैट मीन्स एग्जाइन पाया जाता है। अब जैसे ये डिवीजन हो जाएगा तो नीचे वाला जो सेल होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस। नीचे वाले सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल या न्यूक्लियस कहो तो ज़्यादा बेहतर है। ट्यूब न्यूक्लियस या हम क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस क्यों कहा गया पता है? क्योंकि भाई साहब इसका रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, बल्कि रिप्रोडक्शन कराने में होता है। समझिए भाई, ये जाकर के एग से नहीं मिलता है ना न्यूक्लियस, ये क्या कर रहा है? ट्यूब का फॉर्मेशन करा रहा है। दैट मीन्स ये न्यूक्लियस जो होगा ये डायरेक्टर है। डायरेक्टर किसका है? जो पॉलन ट्यूब यहाँ पर जनरेट होगा जब हम बताएंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ पर हम बताएंगे कि पॉलन ट्यूब जब यहाँ पर फॉर्म होता है, पॉलन ट्यूब बनता है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है।
फिर हम लोग देखते हैं दूसरा वाला कौन सा है, स्मॉल सेल, दैट मीन्स इसको हम लोग जनरेटिव सेल भी कहते हैं। स्मॉल सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है ना, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। वाई, क्यों रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हैं, क्योंकि भैया यही तो रिप्रोडक्शन में सहायता करती है जा करके। अब इसमें दो केसेस हैं, क्या केसेस हैं, यहां तक का तो ये जो फॉर्मेशन हुआ ये पॉलिनेशन से पहले ही होगा, यानी कि पॉलिनेशन से पहले जो होगा वो इतना स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन और यहां पर आती है, जो जनरेटिव सेल है, समझिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो जनरेटिव सेल है या तो ये पॉलिनेशन से पहले डिवाइड करके दो सेल बना दे, दो स्पर्म बना दे, या तो ये पॉलिनेशन के बाद क्या करेगा, दो स्पर्म्स बनाएगा। यानी कि इसके अंदर जो चेंजेस आ रहा है, कौन सी जनरेटिव सेल के अंदर जो चेंजेस आ रहा है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, या तो पॉलिनेशन से पहले चेंजेस हो सकता है या पॉलिनेशन के बाद चेंजेस होगा, ठीक है। तो मैंने दो कंडीशन बताया ना, अब दो कंडीशन में क्या कंडीशन है, एक तो 60% अगर हम लोग देखें, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे जिनके बीज के चारों तरफ आवरण पाया जाता है, उनको हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि 60% एंजियोस्पर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो 60% एंजियोस्पर्म्स में यहाँ पर जो दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, दो न्यूक्लिएटेड पॉलन ग्रेन जो दिख रहा है, इसी स्टेज में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर टू सेल्ड स्ट्रक्चर में 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, अरे सर पॉलिनेशन होगा ना, हाँ भैया परागण होगा, पॉलिनेशन होगा। दैट मीन्स 60% ऐसे आवृतबीजी पौधे पाए जा रहे हैं जिनके अंदर इस कंडीशन में पॉलिनेशन होता है। अब बाकी के बच्चे 40%, तो 40% अगर हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करें, 40% एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनमें 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अरे सर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर बोले तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, या हम 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बोले तो ज़्यादा बेहतर है। 3 सेल्ड की जगह 3 न्यूक्लिएटेड कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 3 सेल्ड या 3 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब सर ये 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में पॉलिनेशन कैसे होगा, तो देखिए यही वाला जो जनरेटिव सेल है ना, जनरेटिव सेल, इसको बना लीजिएगा। ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये डिवाइड करके 2 स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर देगा। 2 स्पर्म, 2 स्पर्म बन गए और एक बड़ा सा क्या है यहाँ पर, ट्यूब न्यूक्लियस है ना। या जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके किस में चेंज हो गया, वो डिवाइड करके चेंज हो गया स्पर्म में, ठीक है। तो 2 सेल ऊपर वाला, 1 सेल नीचे वाला, तो हमने कह दिया क्या कि यहाँ पर 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा, पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, पॉलिनेशन तो मतलब पॉलिनेशन के जो टाइप है वो अलग बात है, लेकिन इस कंडीशन के बिहाफ पर, पॉलन ग्रेन के कंडीशन के बिहाफ पर पॉलिनेशन 2 टाइप से हो सकता है। पहला, या तो ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में पॉलन ग्रेन्स क्या करें, स्प्रेड हो जाए, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चले जाएं। और ये कितने % केसेस में हो रहा है, 60% केसेस में हो रहा है। 60% केसेस में 2 कोशिका से ही जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर या 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, राइट। अगर 40% में हम लोग क्या देख रहे हैं, 40% में जो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है या 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन है, ये इसका जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बना देगा, 2 स्पर्म बना देगा। समझिए, जो यहाँ पर 2 स्पर्म्स बनेगा और एक यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस होगा, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे ना। तो या तो 3 स्ट्रक्चर में होगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पर 60% एंजियोस्पर्म में जो 2 सेल स्ट्रक्चर पॉलिनेशन हुआ है, 2 सेल स्ट्रक्चर में जो पॉलिनेशन हुआ है, क्या ये चेंजेस नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कैसे होगा कि जब ये पॉलन ग्रेन, कौन सा वाला, 2 सेल स्ट्रक्चर वाला पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएगा, समझिए, तो वहां पर जाने के बाद में ये जो जनरेटिव सेल है डिवाइड करेगा, ठीक है। और डिवाइड करके क्या बनाएगा, 2 स्पर्म बनाएगा। बनना यही कंडीशन है, बनना यही कंडीशन है, चाहे पॉलिनेशन से पहले बन जाए चाहे पॉलिनेशन के बाद बने, ठीक है ना। और पॉलिनेशन के बाद अगर बनता है तो उसको हम लोग पोस्ट पॉलिनेशन चेंजेस में रखेंगे, और पॉलिनेशन से पहले बनता है तो उसको हम लोग प्री पॉलिनेशन चेंजेस में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बच्चों बना लीजिए।
जनरेटिव सेल, नई लाइन से लिख लीजिए, जनरेटिव सेल में एक बार और, जनरेटिव सेल में एक बार और माइटोसिस डिवीजन होता है। जनरेटिव सेल में एक बार और माइटोसिस डिवीजन होता है, एक बार और माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे दो स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिससे दो स्पर्म सेल या दो स्पर्म कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जो कि यह स्पर्म सेल फर्टिलाइजेशन में, दैट मीन्स निषेचन में सहायक होती हैं। निषेचन में क्या होती हैं बेटा? सहायक होती हैं। इसी प्रकार वेजिटेटिव सेल के अंदर वेजिटेटिव कोशिका, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल है दूसरी वाली, जिसको हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं ना, वेजिटेटिव सेल के अंदर भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल एकत्रित रहता है, भोज्य पदार्थ एकत्रित रहता है, जो कि आगे चलकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, जो कि आगे चलकर पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है। नई लाइन से स्टार बना करके लिख लीजिए एक पॉइंट, नई लाइन से स्टार बनाइए और लिखें 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म के पौधों में, एंजियोस्पर्म बोले तो आवृतबीजी पौधे, 60% एंजियोस्पर्म्स के पौधों में परागण, पॉलिनेशन, एंजियोस्पर्म्स के पौधों में परागण, दैट मीन्स पॉलिनेशन दो कोशिकीय संरचना में, टू सेल्ड स्ट्रक्चर में, दो कोशिकीय संरचना में होता है, तथा बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में, बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स में, बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स के पौधों में परागण, पॉलिनेशन, तीन कोशिकीय संरचना, 3 सेल्ड स्ट्रक्चर, तीन कोशिकीय संरचना 3 सेल्ड स्ट्रक्चर में होता है, अब बच्चा ये डायग्राम बना लो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, पराग कोश का स्फुटन, यानी कि जो प्री पॉलिनेशन हुआ है उसके बाद में हम लोग को पोस्ट पॉलिनेशन पढ़ना था, लेकिन पोस्ट पॉलिनेशन से पहले एक और स्ट्रक्चर या एक और हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं जिसका नाम है पराग कोश का स्फुटन, दैट मीन डेहिसेंस ऑफ एंथर। स्फुटन कहने का मतलब होता है फटना, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर एंथर था, लाइक मैं आपको अगर डायग्राम बना करके दिखाऊं तो इस तरीके से कुछ इसका डायग्राम था, राइट, और ये जो धंसा हुआ पोर्शन पाया जा रहा था इसको हम लोग बोल रहे थे स्टोमियम। क्या बोल रहे थे बेटा? स्टोमियम। तो जो यहाँ पर ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर जब क्या बन जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे, लाइक दिस। यहाँ पर क्या बन गए?
पॉलन ग्रेन बन गए। और ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन कैसे हैं, या तो 2 सेल्ड स्ट्रक्चर है या तो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर। 60% केसेस में मैंने बताया 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो मान लो यहाँ पर 2 सेल्ड स्ट्रक्चर क्या है, पॉलन ग्रेन है। जैसे ही पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्ट्रक्चर में तब्दील होता है या चेंज होता है, वैसे ही क्या होगा कि यहाँ पर स्टोमियम रीजन के ठीक नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, बताओ फटाफट। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो स्टोमियम रीजन होता है, इस स्टोमियम रीजन पर अल्फा सेलुलोज फाइबर की कवरिंग नहीं पाई जाती है। बाकी एंडोथीसियम लेयर के, यानी कि जो एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम है, उसमें अल्फा सेलुलोज फाइबर कवरिंग पाई जाती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा। इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा और ये प्रेशर स्टोमियम के ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। स्टोमियम क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। जैसे स्टोमियम बस्ट होगा, आपको पता है इसके अंदर सारा का सारा क्या मटेरियल है, पॉलन ग्रेन है। कौन सी कोशिका का, 2 सेल्ड स्ट्रक्चर का बना हुआ। पॉलन ग्रेन सारा का सारा कहाँ आ गया, बाहर। पॉलन ग्रेन कहाँ आ गया, बाहर। अब जैसे पॉलन ग्रेन यहाँ पर बाहर एंथर के आ जाएगा, तो यहाँ पर आएंगे एक महाशय जिनका नाम हमने कल दिया था, क्या, ये कौन है, आलोक भैया हैं। ये आलोक भैया उड़ते उड़ते आएंगे और उड़ते उड़ते आकर के किसी फ्लावर पे बैठेंगे, है ना। ये आलोक भैया उड़ते उड़ते आए और उड़ के किसी फ्लावर पर बैठे। या मान लो ये अर्ची है, बटरफ्लाई, उड़ती हुई आई और कहाँ बैठ गई, फ्लावर पे, समझ रहे हो। जब यहाँ बैठेगा तो इसके पास में जो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स हैं, वो अर्ची के कहाँ चिपक जाएंगे, पैरों में, है ना, पैरों में चिपक जाएंगे। और ये चिपक करके कहाँ जाएंगे, अब अर्ची एक फ्लावर से कहाँ जाएगी, दूसरे फ्लावर पर। या आलोक एक फ्लावर से कहाँ जाएंगे, दूसरे फ्लावर पर, समझ रहे हो। तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन थे वो एक स्थान से या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर चल जाएंगे, राइट, समझ गए इतना। तो बात आती है डाइसेंस की। तो डाइसेंस क्या है, डाइसेंस कहने का मतलब होता है स्फुटन। तो यहाँ पर स्टोमियम रीजन से एंथर का बस्ट होना क्या कहलाता है, डाइसेंस ऑफ एंथर। बात खत्म, लिख लो। एक परिपक्व एंथर के अंदर, एक मैच्योर एंथर के अंदर मिडिल लेयर तथा टेप्टम लेयर, आपको पता है जो मैच्योर एंथर होता है, परिपक्व एंथर होता है, मैंने कल बताया था, जो मैच्योर एंथर होता है इसके अंदर मिडिल लेयर, है ना, एंड टेप्टम लेयर, मिडिल लेयर और टेप्टम लेयर नष्ट हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, जिससे पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। आपको पता है क्या, किसके अंदर ये टेप्टम लेयर पाया जाता है और ये चारों तरफ किसे घिरा रहता है, मिडिल लेयर से घिरा रहता है। इस तरीके से एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ाए थे यार, याद करो, याद आ रहा है ना, याद आ गया होगा। तो यहाँ पर टेप्टम लेयर भी नष्ट हो जाता है, मिडिल लेयर भी नष्ट हो जाता है। ये सबका सब जब नष्ट हो जाएगा तो जो एंथर या टेप्टम लेयर के अंदर जो पॉलन शेक था उसके अंदर क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स। वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। कहाँ, एंथर के अंदर। कहाँ रिलीज हो जाएंगे बेटा, एंथर के अंदर। तो क्या लिखा, जिससे पॉलन ग्रेन एंथर में रिलीज हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। जैसे ही एंडोथीसियम वाटर को लॉस करने लगता है, मतलब यहाँ से वाटर निकलने लगेगा। जैसे ही एंडोथीसियम वाटर को लॉस करने लगता है, और ये वाटर लॉस कब होता है, जब गर्मी आएगी, ठीक है। जब तक यहाँ पर ड्राई सीजन रहता है, मतलब जब ड्राई सीजन आएगा तब, जब तक यहाँ पर हम कह सकते हैं विंटर सीजन या मॉइस्चराइज सीजन रहता है, तब तक ये मेंटेन रहता है। क्यों, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके एक मेंटेन फॉर्म में रखता है, ठीक है। अब जब यहाँ पर मेंटेन फॉर्म खत्म हो जाएगा, या तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाए,
या तो एंडोथीसियम में ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा, या क्या हो कि यहाँ से वाटर रिमूव हो जाए, रिलीज हो जाए। जब वाटर हट जाएगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, है ना, एकदम सूख जाएगा। जब ये सूखेगा तो इस पर एक प्रेशर जनरेट होगा और एंथर क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। या तो एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाए, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, फिर भी क्या हो जाएगा, एंथर बस्ट हो जाएगा। दोनों कंडीशन में एंथर बस्ट हो सकता है, ठीक है। अधिकतर मोस्ट ऑफ कंडीशन में क्या होता है कि जब ड्राई सीजन आता है, जब शुष्क अवस्था होती है, तभी क्या होता है, एंडोथीसियम डिजेनरेट होता है। तो क्या लिखा, एंडोथीसियम लेयर वाटर को लॉस करने लगती है, जिसके कारण एंडोथीसियम लेयर कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब खींचने लगती है, खिंचाव, उसमें प्रेशर पड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। और स्टोमियम के ऊपर खिंचाव पड़ने के कारण, स्टोमियम के ऊपर खिंचाव पड़ने के कारण स्टोमियम नष्ट हो जाता है। स्टोमियम नष्ट हो जाता है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन एंथर के बाहर स्वतंत्र हो जाते हैं, निकल जाते हैं। एंथर के बाहर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस पूरी क्रिया या घटना को डेसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। इस पूरी क्रिया या घटना को डेसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। अब इसके बाद में जो सेकेंड हेडिंग हमारी है वो कौन सी हेडिंग है, पोस्ट पॉलिनेशन। यानी कि यहाँ पर जो चेंजेस होगा पॉलन ग्रेन के अंदर वो पोस्ट पॉलिनेशन के बाद, दैट मीन्स पॉलिनेशन के बाद क्या चेंजेस होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए पोस्ट पॉलिनेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, राइट। इसमें लिखो फटाफट, प्री पॉलिनेशन चेंजेस के बाद, यानी कि पहले जो चेंजेस यहाँ पर आया था प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले जो चेंजेस आए उसको हम लोग प्री पॉलिनेशन कहते हैं। तो वही लिख लो, प्री पॉलिनेशन चेंजेस के बाद पॉलन ग्रेन एयर के थ्रू या एयर के द्वारा कॉमा कीटों के द्वारा, एयर के द्वारा कॉमा कीटों के द्वारा कॉमा चींटियों के द्वारा, एंट्स के द्वारा, कीटों मतलब इंसेक्ट, एंट्स के द्वारा तथा एंट्स के द्वारा तथा वाटर आदि के द्वारा, यानी पॉलिनेशन यहाँ पर कैसे होगा, या तो वायु के द्वारा हो जाए, या तो यहाँ पर इंसेक्ट के थ्रू हो जाए जैसे कि आलोक और अर्ची, या तो यहाँ पर एंट्स चींटियों के द्वारा हो जाए लाइक दीपा और नैन्सी, और अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर के थ्रू भी यहाँ पर हो सकता है क्या, पॉलिनेशन, ठीक है। तो लिखें इसमें आगे, आदि के द्वारा दूसरे फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव होर्ल, यानी कि जो यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव चक्र है उस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव होर्ल बोले तो क्या होगा, यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव होर्ल ब्रैकेट में कर देना कार्पल, इट इज ए यूनिट ऑफ गाइनोशियम, तो आप सीधे गाइनोशियम लिखें, गाइनोइशियम, और इसके आगे यूनिट करके लिख दीजिएगा कार्पल,
गायनोशियम यूनिट डैश कार्पल, ठीक है, गायनोशियम की यूनिट क्या है, कार्पल, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, आपको याद रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव होल लाइक गायनोशियम डैश यूनिट डैश कार्पल, यानी गायनोशियम का यूनिट क्या है, कार्पल। के रिप्रोडक्टिव होल के या गायनोशियम या कार्पल के स्टिग्मा, अभी तो स्टिग्मा पर पहुंचा है, लॉन्च हुआ है, अभी पॉलन ग्रेन क्या हुआ है, मेल फ्लावर से लॉन्च होकर के पहुंच गया, मतलब मेल फ्लावर से उड़ करके लॉन्च हो गया कहाँ, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर। स्टिग्मा STIGMA, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा के द्वारा, यानी कि पॉलन ग्रेन जो यहां पर है वो पहुंचा है। अब आपको पता है कि जब शादी बारात होती है, ये एक तरीके से बारात ही हो रही है यहाँ पर, इसे हम समझ सकते हैं, प्लांट्स की शादियाँ हो रही हैं, पौधों की शादी हो रही है, तो जब शादी बारात होती है तो जब मेहमान सबसे पहले आते हैं तो उनके लिए क्या भेजा जाता है, कौन बताएगा भाई? जब मेहमान आते हैं तो उनके लिए सबसे पहले क्या भेजा जाता है? पानी, और खाली पानी तो नहीं भेजते हो, लेकिन उसके साथ में क्या है, आजकल का प्रचलन है, समोसे भेजोगे, मिठाई भेजोगे, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लगवा सकते हैं, फास्ट फूड वगैरह लगवा सकते हैं, है ना, मतलब उनको जलपान कराते हैं, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे ही पॉलन ग्रेन लॉन्च होगा कहाँ, स्टिग्मा पर, दैट इज स्टिग्मा। ये मैं पूरा पोर्शन नहीं बना रहा हूँ, आधा सा मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव होल का गायनोशियम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग डिटेल समझेंगे। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसका स्टिग्मा, राइट। तो यहाँ पर आपको पता है कि पॉलन ग्रेन्स किसके थ्रू आया, एक हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर का नाम है अलोक, है ना, इस हेलीकॉप्टर का नाम है अलोक। दैट मीन्स इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है, वाटर के थ्रू जा सकता है, एंड्स के थ्रू जा सकता है, किसी के भी थ्रू ये पॉलन ग्रेन जा सकता है। इसके पैरों में, इस अलोक के पैरों में क्या है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स चिपके हुए हैं जो इसी स्पीसीज के हैं, इसी स्पीसीज के फ्लावर के हैं। ये इंसेक्ट जो है, आप एग्जाम में नाम मत लिख के आना, इंसेक्ट लिखना है। ये इंसेक्ट जो है जाएगा उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर पर, यहाँ पर जैसे ही पहुंचेगा तो यहाँ पर जब ये बैठेगा, कौन, अलोक बैठेगा, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। भाई इस तरीके से पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, है ना। थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ। और किस कंडीशन में होगा, ये दो कंडीशन में होता है इस तरीके से, राइट। बहुत सारे आएंगे, लाइक पॉलन ग्रेन A1, इसको P1 कर दो, पॉलन ग्रेन P2, पॉलन ग्रेन P3, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आएंगे। अब इनमें जो पॉलन ग्रेन आया, इसमें से किसी एक पॉलन ग्रेन को क्या होगा, अब जाहिर सी बात है शादी हो रही है ना प्लांट्स की, तो क्या हुआ भाई, मेहमान आ चुके हैं, मेहमान आए हैं कहाँ पर, हमारे एरिया के बॉर्डर पर। अब एरिया के बॉर्डर पर आए हैं तो स्टिग्मा का मेन फंक्शन है कि क्या करेगा, ये फूड एंड वाटर को, फूड प्लस वाटर को, ये जो मेहमान आया है ना, इसको पिलाएगा, खिलाएगा, कि भाई आप आए हैं इतनी दूर से मेहनत करके, पहले कुछ खा लीजिए, फिर बारात की तैयारी कीजिएगा, फिर बैंड वैंड बजवाइएगा, है ना। ऐसा होता है, बिल्कुल वही कंडीशन यहाँ पर भी है। दुल्हन अंदर है नीचे, अभी बताएंगे वो कैसे मिलेगी, इसे कैसे मिलेगी, थोड़ा समय लगता है, पूरा एक रात निकल जाता है शादी वादी करने में, आप लोग जानते हैं, और फिर भी दूसरे दिन जो है ना विदाई करने में भी इतना टाइम लगता है कि बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर फूड एंड वाटर यहाँ पर क्या है, फूड एंड वाटर को यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा कहाँ, पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन यहाँ पर क्या करेगा, खाएगा, पिएगा, ऐश करेगा, मौज करेगा, लिख लो आगे। फूड एंड वाटर दैट मीन्स भोज्य पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है कौन, पॉलन ग्रेन, भोज्य पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है। पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा द्वारा भोज्य पदार्थ को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, तथा या जिस कारण पॉलन ग्रेन की इंटाइन लेयर, यानी कि अब यहां पर जो एक्साइन और इंटाइन लेयर है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाता हूं,
अगर आप इसका जूम सेक्शन देखें तो ये एंटाइन है, राइट। ये जनरेटिव न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस, इसके बाहर एक्साइन पाया जा रहा है ये, ठीक है। अब बात आ रही है कि जो इंटाइन लेयर है अंदर वाली, ये इंटाइन लेयर क्या करेगी? डेफिनेटली भाई स्टिग्मा ने इसको फूड एंड वाटर सप्लाई किया, इसके अंदर एनर्जी आ गया नागिन डांस करने का। अब नागिन डांस करने के लिए क्या करेगा? ये अर्ची की तरह अपनी एक टांग बाहर निकालेगा, ये इस तरीके से, और टांग निकालने के बाद में नीचे की तरफ इस तरीके से ट्यूब में चेंज हो जाएगा, लाइक उसी को उठा के यहाँ बना दो। तो फूड एंड वाटर यहाँ पर सप्लाई किया, ये क्या करेगा? ये ट्यूब का फॉर्मेशन यहाँ पर करने लगता है इस तरीके से, और ये जो ट्यूब होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? पॉलन ट्यूब। अब ये नागिन डांस करने के लिए तैयार, बजाओ बीन। चलो, तो क्या लिखा? इंटाइन लेयर ग्रोथ करती है, इंटाइन लेयर ग्रोथ करती है जो जर्म पोर से, ये कौन सा पोर है? जर्म पोर है, जो जर्म पोर से स्टिग्मा के अंदर, देखो यहां पर कहां जा रहा है? जिसका खाया पिया उसी के अंदर जाते हैं, है ना भाई। शादी वादी करने के लिए कहां जाते हैं? जिनका खाते पीते उनके घर जाते हैं, ऐसा नहीं पड़ोस के घर पहुंच गए। तो क्या लिखा? स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब में, या पॉलन ट्यूब के रूप में, स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब के रूप में, ऐसे लिखिए, स्टिग्मा के अंदर पॉलन ट्यूब के रूप में जाने लगती है, जाने लगती है। जैसे ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, ट्यूब न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस, अब ये क्या करेगा? ये बैंड है, ये बैंड बाजा है। ये बैंड बाजा लड़के वाले ही करके लाते हैं, लड़की वाले नहीं करते हैं। तो जो बैंड बाजा है ये क्या करेगा? फटाक से आगे जाएगा, क्योंकि बैंड बाजा आगे ही रहता है, बीच में बाराती रहते हैं और पीछे दूल्हे राजा बैठे होते हैं। उसके पीछे सन्नाटा, कुछ नहीं होता, सब बीच में ही रहते हैं, जानते हो। तो यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा? फटाक से आएगा और आगे, सबसे आगे यहाँ पर बैंड बाजा बजाते हुए जा रहा, आए बाराती, पीछे दूल्हे राजा, और पता नहीं आगे गाना कैसे है, पता नहीं। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है ये कहाँ चल जाएगा? सॉरी, जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये कहाँ चल जाएगा? पॉलन ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले जो यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस है ये ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाएगा? पॉलन ट्यूब के अंदर चला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो पॉलन ट्यूब के अंदर सबसे पहले जाता है, तो आपको पता है सबसे आगे की ओर शादी में कौन रहता है? बैंड बाजा रहता है। तो वही बैंड बाजा है, बजाते हुए जा रहा है आगे। ये क्या होता है? डायरेक्शन भी दे रहा है। तो जो बैंड बाजे वाले होते हैं वो लड़की के घर तक आपको पहुंचाते हैं, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है? ये पहुंचाने का काम करेगा लड़की के घर तक। अभी लड़की का घर कहां पर है वो हम लोग आगे देखेंगे, तो क्या लिखा? पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, ट्यूब न्यूक्लियस सर्वप्रथम पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ट्यूब न्यूक्लियस सर्वप्रथम पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाता है।